हे हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। इसी तरह आप सभी आगे बढ़ते रहो। आप आगे बढ़ोगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। ना यूपीएससी 2025 का फॉर्म आने के बाद बहुत डाउट आ रहे थे इस बार। खासकर 2-3 स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल सर्विस प्रेफरेंस एंड अचीवमेंट, हॉबीज़ और मेडल का जो सेक्शन है। नॉर्मली ये सारी चीज़ें यूपीएससी डैफ में मांगता है। आप एक बार मेंस क्लियर कर लेते हो तो आपको डैफ 2 में ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं। बट इस बार यूपीएससी ने इसको पहले ही मांगा है। आप इन सारे आइटम्स को बाद में भी एडिट कर सकते हो, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देखे होंगे। B3 पे आप नोट देखोगे तो यहाँ लिखा है कि अचीवमेंट्स जो हैं वो आप मेंस के बाद जब आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लोगे तब आप इसको फिर से अपडेट कर सकते हो। आई नो कि बहुत कन्फ्यूजन है आप लोगों को कि सर्विस प्रेफरेंस क्या भरे। देखो, सर्विस प्रेफरेंस तो मोर और लेस सेम है। स्टार्टिंग की 6 सर्विस जो है वो फिक्स हैं, लास्ट की 5 सर्विस जो है वो भी फिक्स है। अनटिल एंड अनलेस आपका कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है तो 11 सर्विस ऑलमोस्ट फिक्स ही हैं। जो बीच का 11-12 सर्विस आता है ना, टोटल 23 सर्विस है, तो जो बीच का सर्विस आता है 11-12, उसमें कैसे शफलिंग करना है, किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। बट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो इस एरिया में है, अचीवमेंट्स, हॉबीज़ और मेडल। और आई वुड से कि ये फिल करना, सोच समझ के फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक कि यूपीएससी इसको पहले ही पूछ ले रहा है। ये एक तरीके से अच्छा भी है, बिकॉज आप जब भी हॉबीज़ भरते हो कुछ भी, तो एटलीस्ट आपको पूरा 1 साल मिल जाएगा उस हॉबीज़ के बारे में कुछ ना कुछ करने के लिए। क्योंकि नॉर्मली जब हम इसको मेंस के बाद भरते हैं तो हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है प्रिपेयर करने के लिए। इस बार भी आप देखोगे तो जिनका स्टार्ट में इंटरव्यू था उनको बहुत कम टाइम मिला था अपना हॉबीज़ प्रिपेयर करने के लिए, अपना बेसिकली डैफ प्रिपेयर करने के लिए। तो डैफ की काफ़ी कुछ चीज़ें आप पहले ही फिलअप कर लोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या भरा है और मुझे उसको किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। और आप साल भर कुछ ना कुछ उसमें देखते रहोगे। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इसकी बात करेंगे क्योंकि इंटरव्यू में ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ ब्लंडर्स हैं जो आपको नहीं करने हैं, बिकॉज जब आप डैफ के लिए प्रिपेयर करते हो, जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्रीज दिखाऊंगा। जैसा इस बार हम 1 to 1 ले रहे हैं तो काफ़ी बच्चों का मैंने लिया, ऑलमोस्ट मैंने 600 प्लस डैफ को एनालाइज किया था। तो किसमें किसने क्या क्या भरा है एंड आप किस तरीके से चीज़ों को रिफ़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद ना सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप जो भी आप हॉबीज़ लिखोगे, जो भी आप अचीवमेंट्स लिखोगे, इनको फिल करने से पहले आपको ये सोचना होगा, ब्रेनस्टॉर्म थोड़ा सा करना होगा कि इनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली लोग भर देते हैं उसके बाद सोचते हैं कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें ना थोड़ी सी टिपिकल हो जाती हैं। अगर वो चीज़ आपका रियल नहीं है, आप वहाँ पे ऑनेस्ट नहीं हो, तो उसको प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा ज़ोर आता है। जैसे मैं यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। कुछ लोगों का जैसे हिस्टोरिकल टूरिज़्म था, तो जो हमारा इंटरव्यू कैटलिस्ट ग्रुप है जहाँ पे हम 1 to 1 ले रहे हैं, उनको मैंने काफ़ी क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्म करके दिए थे कि आपको अपना पर्टिकुलर हॉबीज़ कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि हॉबीज़ प्रिपेयर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ ये जान जाओ कि इसमें क्या होता है। आपको जनरल क्वेश्चंस, आपको स्टैटिक क्वेश्चंस, अपने हॉबीज़ से रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो गए, उन सब के डायमेंशंस आपको प्रिपेयर करने होंगे। तो जैसे ये कुछ हिस्टोरिकल टूरिज़्म का हो गया, काफ़ी लोग की हॉबी ट्रैवलिंग थी तो ये कुछ ट्रैवलिंग के क्वेश्चंस हो गए। और ये सारे क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हैं। ये सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा जब आप मेंस क्लियर करके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, अपनी हॉबीज़ प्रिपेयर करोगे, तो यहाँ से काफ़ी कुछ मैं आपको कराऊंगा। बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ, थोड़ा ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि मेंस के बाद जब आप डैफ प्रिपेयर करोगे तो आपको किन किन पॉइंट्स को टच करना होगा। जैसे बहुत लोग की हॉबी क्रिकेट है, तो क्रिकेट में सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्रिकेट से आपसे डीप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे क्रिकेट के कुछ जनरल क्वेश्चंस हो गए, क्रिकेट का जो रेलेवेंस पॉलिसी में है, गवर्नेंस में है, सिचुएशनल क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। तो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे अपने हॉबी से रिलेटेड, अपने अचीवमेंट से रिलेटेड, अपने मेडल से रिलेटेड। इसको हम अभी देखेंगे। और यहाँ के कुछ PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि जो भी आप हॉबीज़ डालो उससे रिलेटेड आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आप कितनी हॉबी डालो, अपना डैफ आप कितना एक्सटेंसिव प्रिपेयर करो। देखो, डैफ की कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको भरना ही होते हैं। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, वो आपको भरना ही होगा। आपके फादर का प्रोफेशन, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या पढ़ाई की हो, क्या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, कहाँ पे आपने जॉब किया है, ये सारी चीज़ें तो आपको भरनी है, सबको भरनी है। बट जो ये वाला सेक्शन होता है ना,
ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे आप अपना डेफ कितना इंसाइटफुल बना सकते हो, कितना एंगेजिंग बना सकते हो, और जितना इंसाइटफुल आप अपना डेफ बनाओगे उतना ही इंसाइटफुल आपका इंटरव्यू होगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे एक कॉशन भी है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि आपको भरना ही भरना होता है, आपको स्पोर्ट्स लिखना ही लिखना होता है। हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये मैंडेटरी है लिखना, कुछ भी नहीं है हमारे पास तो क्या लिखे ही लिखे, या फिर इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कितना आपका ये इंटरव्यू ड्राइव करता है। और जैसा मैंने बोला, यहाँ पे कुछ जो मैंने 1-to-1 लिए हैं, उनके जो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस हैं, जो आई वुड से कि पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस रहे हैं हॉबी से रिलेटेड, इनको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 2-4 आप देख लोगे तो एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कोई भी हॉबी मैं चूज़ करके डालूँ तो कितने पर्सपेक्टिव से मुझे चीज़ों को प्रिपेयर करना होगा, राइट। सो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि आपके डैफ में और किसी और के डैफ में जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होगा वो यही वाला पार्ट होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डैफ दिखा देता हूँ, एक सैम्पल डैफ। इनफैक्ट सैम्पल क्या, इस बार जो मैंने 1-to-1 लिया उनमें से ही एक कैंडिडेट का है, और ही इज़ एक्चुअली सर्विंग एज IRS। जो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ भरोगे ना, उनको आप किस तरीके से डैफ में देखोगे और किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे। टू मेंटेन हिज प्राइवेसी आई हैव हिडन ऑल द डिटेल्स, बट जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, ये आपका डैफ 2 रहेगा। ये फॉर्म आप मेंस जब क्लियर कर लोगे तब आपको भरने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी रहेगी। आपका मदर टंग सबको ये फिल करना रहेगा, आपका एड्रेस सबको ये फिल करना रहेगा। अब देखो यहाँ करस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो आपका सिटी रहेगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, जो आपका स्टेट रहेगा, यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन बनते हैं। डैफ के हर कीवर्ड से आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह आपका परमानेंट पोस्टल एड्रेस, यहाँ भी जो डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट रहेगा वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ में जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, स्टेट रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें देखो सबकी सेम रहेंगी, यहाँ सबको सेम भरना पड़ेगा। आपके फादर का जो प्रोफेशन रहेगा वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपके मदर का जो प्रोफेशन रहेगा वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद नीचे आओगे, इसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन रहेगा, ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट रहेगा वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ग्रेजुएशन का जो कॉलेज रहेगा वहाँ से, कॉलेज का जो प्लेस रहेगा वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद आपने कहीं जॉब की है, जैसे ही इज़ करंटली सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर IT, तो आपके एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ यहाँ पे आप डैफ 2 देखोगे तो डैफ 2 में ऑलमोस्ट सबको सेम चीज़ें भरनी रहेंगी। आपका जो एम्प्लॉयमेंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, और इसके बाद ये जो सेक्शन है वो सबका डिफरेंट रहेगा। एंड यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ये जो रहेगा, जो मैंने बोला, वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेगा। आप अपना डैफ कैसे भरते हो, कैसे प्राइज़ भरते हो, मेडल भरते हो, स्कॉलरशिप भरते हो, क्या स्पोर्ट्स में भरते हो, क्या लीडरशिप में भरते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या हॉबीज़ में भरते हो। इसके बाद जो आपका कार्ड ऑफ प्रेफरेंस रहेगा, कार्ड ऑफ प्रेफरेंस तो आपको प्री के बाद देना है, तो उसके बारे में अभी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपका जैसे IAS का कार्ड ऑफ प्रेफरेंस है, इसके बाद ये IPS का है, एंड ये है सर्विस प्रेफरेंस। सिंस इज़ ऑलरेडी सर्विंग एज IRS, सो इन्होंने बाकी चीज़ें नहीं भरनी, इनको सिर्फ IPS चाहिए था और IAS चाहिए था। नाउ यहाँ पे आप देखो मेन चीज़, हम इस सेक्शन की बात करेंगे, और कुछ चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि अपने डैफ में जो भी कीवर्ड है उनको किस तरीके से यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट रखा है, एंड क्रिकेट को ही इन्होंने यहाँ पे पोजीशन ऑफ लीडरशिप में भी यूज़ किया है। यहाँ पे क्रिकेट और यहाँ पे क्रिकेट। उसी तरह स्पोर्ट्स में देखो, यहाँ पे जैसे कबड्डी है तो कबड्डी को इन्होंने स्पोर्ट्स में भी यूज़ कर लिया है, और कबड्डी को इन्होंने प्राइज़ मेडल स्कॉलरशिप वाले में भी यहाँ पे यूज़ कर लिया। सो इससे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स ना हो आपके डैफ में भरने के लिए, लेकिन जो 1-2 कीवर्ड होता है उनको आप मल्टीपल जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। ना इसको हम डिटेल में देखेंगे, बट सबसे पहले हम सर्विस प्रेफरेंस देख लेते हैं। 2024 तक जो आप फॉर्म भरते थे वो कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ पे जो आपकी रेलवे की सर्विस थी वो सिर्फ IRMS थी, बट 2025 से इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। IRMS पर्सनल हो गया, IRMS अकाउंट हो गया, IRMS ट्रैफिक हो गया। यू कैन सी ये आपका है टोटल 23 सर्विस है, और जो मैंने आपको बताया कि ऊपर की 6 सर्विस जो है ऑलमोस्ट फिक्स रहती है, नीचे की 5 सर्विस ऑलमोस्ट फिक्स रहती है, बीच का जो 10-12 सर्विस रहता है उसी में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किसको प्रायोरिटी दें, किसको नीचे रखें। ना यहाँ मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक एक करके हम बात करते हैं। पहली जो 3 सर्विस है, IAS, IFS और IPS, मोस्टली सब लोग IAS को ऊपर रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो IPS को ऊपर रखते हैं, बट वो इंडिविजुअल चॉइस है। सो सबसे पहला सर्विस आप क्या भरोगे, IAS।
उसके बाद सेकेंड IPS और तीसरा IFS। अगर आपका IFS पहला सर्विस है, आप IFS दिल से चाहते हो, आप डिप्लोमेटिक रिलेशन में आप कंट्री को बाहर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप IFS को भी पहले रख सकते हो। नॉर्मली लोग IFS तीसरे नंबर पर इसलिए रखते हैं ताकि तब तक ख़त्म ही हो जाता है। जिनको नहीं चाहिए होता है वो या तो तीसरे पे रखते हैं या तो पाँचवें पे रखते हैं। एक बार आपको IFS मिल जाता है तो आप फिर से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ऑल्सो IFS में ना एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि पोस्टिंग कहाँ पे हो जाएगी आपको नहीं पता। सब लोग यूरोप में, सब लोग US में, सब लोग जापान में पोस्टेड नहीं होते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे हो सकता है आप ना जाना चाहो। ऑल्सो IFS में फ्रीक्वेंट रीलोकेशन होते रहते हैं। फैमिली से आप दूर रहते हो तो नॉर्मली लोग इसको थोड़ा नीचे रखते हैं। इसके बाद IRS कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस और IRS IT। यहाँ पे पहले क्या था ना कि IRS IT को लोग ऊपर रखते थे और IRS कस्टम को लोग नीचे रखते थे। बट जब से इनडायरेक्ट टैक्सेस में GST आया है और IRS IT में फेसलेस असेसमेंट हुआ है, तब से IRS IT को नीचे रखने लगे हैं और IRS कस्टम को ऊपर रखने लगे हैं। बिकॉज अब क्या हो गया है ना कि IRS IT में जो आपकी विजिबिलिटी होती है, पब्लिक इंटरेक्शन होता है, वो थोड़ा कम हो गया है। डेट इज़ वाई इसको लोग नीचे रखते हैं और इसको ऊपर रखते हैं। और आप इसी तरह जा सकते हो। चौथा आपका IRS कस्टम रहेगा और पांचवा आपका IRS IT रहेगा। इसके बाद छठवें नंबर पे आप IAAS रख सकते हो, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ये सर्विस कैग के अंदर आता है एंड बहुत ही आपको एनालिटिकल रोल देगा फाइनेंस में, स्पेशली पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना आपका एडवाइजरी रोल रहेगा। सो ये काफ़ी अच्छी सर्विस है। इसके बाद लोग IRMS को रखते थे, बट चूँकि IRMS को तोड़ दिया गया है ट्रैफिक पर्सनल अकाउंट में, तो यहाँ पे आप इस तरीके से जा सकते हो। 7वें नंबर पे IRMS ट्रैफिक, 8वें पे IRMS अकाउंट और 9वें पे IRMS पर्सनल। ये आपका थोड़ा HR बेस्ड रहता है। यहाँ पे आप अकाउंट्स देखते हो और यहाँ पे बेसिकली आप रेलवेज़ का ट्रैफिक मैनेजमेंट देखते हो, जो रेलवे के ऑपरेशंस होते हैं आप उनको देखते हो। तो 7, 8, 9। इसके बाद नंबर 10 इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ICAS। यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करते हो एंड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, आप उसको ओवरसी करते हो। बेसिकली जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, यहाँ पे आपका रोल आता है। ना इसके बाद 11 नंबर पे आप IDES भरोगे। यहाँ पे आपके पास सिविल और डिफेंस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जो कैंटोनमेंट एरिया होता है, जो डिफेंस का रियल स्टेट होता है, वहाँ का जो अर्बन इंफ्रा होता है, आप उसको मैनेज करते हो। इसके बाद 12 IDAS इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बजटिंग, पेमेंट, ऑडिट्स देखते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर डिफेंस फाइनेंस। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है। ये आपका 12 नंबर पे आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आओगे इंडियन पोस्टल सर्विस, ये आपका 13 नंबर पे रहेगा। देखो इसका काडर बहुत छोटा है, इसीलिए यहाँ पे प्रमोशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जिस तरीके से गवर्नमेंट जो पोस्टल सर्विस है उसको कम्युनिकेशन से रिलेट करके देख रही है, उसको बैंकिंग से, इंश्योरेंस से रिलेट करके देख रही है। खासकर जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे आउटरीच बढ़ाने की जब बात आती है तो IPOS का, इंडियन पोस्टल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी सर्विस है, इसको आप 13 नंबर पर रखो। इसके बाद 14 पे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, 15 पे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। जो भी आप पब्लिक कम्युनिकेशन देखते हो, फॉर एग्जांपल दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं IIS इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आएगा। जब हम इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं, हम एक्विजिशन की बात करते हैं, मर्जर की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रेगुलेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल लॉ की बात करते हैं, खासकर हमारी गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ पुश कर रही है ना, तो उस वक्त के लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। इसको आप 16 पे रखो। नेक्स्ट 17 पे इंडियन ट्रेड सर्विस, ये आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आते। यहाँ पे आप इंडिया के एक्सटर्नल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी और कॉमर्स में एंगेज रहोगे। 17 के बाद आपका 18 होगा इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस। 18 के बाद आपका 19 रहेगा डैनिक्स। जिस तरह स्टेट में SDM होता है ना, उसी तरह आप ये समझ सकते हो कि जो UT है वहाँ के आप SDM रहोगे। बट ये ग्रुप B सर्विस है, ये याद रखना, इसीलिए इसको आप थोड़ा नीचे रखना। बिकॉज क्या होता है ना कि ईगो क्लैश वाली बात होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको आप ऊपर रखते हो, तो जो आप एग्ज़ाम क्लियर किए हो, आपका जो कलीग रहेगा वो भी सेम एग्ज़ाम क्लियर किया रहेगा, बट वो आपका बॉस रहेगा, वो IAS रहेगा और आप डैनिक्स में रहोगे। तो सेम एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी आप सब ऑर्डिनेट रहोगे। स्पेशली ये ग्रुप B सर्विस है, इसलिए आप इसको नीचे रखना। बट कुछ लोग डैनिक्स को ऊपर भी रखते हैं, 10-11 पे भी रखते हैं। अगर उनको वो पब्लिक डीलिंग चाहिए होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का फील चाहिए होता है कि आप लोगों से मिलो, लोगों से बात करो और ग्रासरूट लेवल पे काम करो, तो बहुत लोग इसको ऊपर भी रखते हैं।
तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस एरिया में काम करना चाहते हो और कहाँ तक आप लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो। सो डायनिक्स को अगर आप नीचे रखोगे तो 19 पे रखना, उसके बाद डैनिप्स आता है 20 पे, 21 पे आता है आपका पॉन्डिक्स, 22 पे आएगा आपका पॉन्डिप्स और 23 पे आपका आएगा आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, ये आपका ग्रुप बी सर्विस है। सो ये एक रफ आइडिया है जिसको मोस्टली इसी के आसपास लोग भरते हैं। यहाँ पे चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, किसको आप चाहते हो ऊपर रखना, किसको आप चाहते हो नीचे रखना, बट मोटा मोटा लोग यही फील करते हैं। मैं इस PDF को टेलीग्राम पे डाल दूंगा एंड बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस आप किस फील्ड में लाइफ टाइम काम कर सकते हो, बेसिकली आप करना क्या चाहते हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना सर्विस प्रेफरेंस फिल कर लेना। नाउ सर्विस प्रेफरेंस के बाद हम बात करते हैं अचीवमेंट, हॉबीज़ एंड मेडल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो आपका डैफ रहता है ना, वो बेसिकली आपका CV रहता है। आप अपने डैफ के थ्रू ये दिखाते हो कि आप पेपर में क्या हो, आपने अब तक क्या किया, आप एज अ पर्सन कौन हो। देखो मैं डैफ के एंट्रीज को 2 तरीके से क्लासीफाई करता हूँ। एक तो आपका डैफ अग्रेसिव हो सकता है या तो आपका डैफ डिफेंसिव हो सकता है। अग्रेसिव डैफ मतलब क्या होता है कि आप अपने डैफ में काफ़ी चीज़ें डालो, हॉबीज़ में आप 3-4 चीज़ें डाल दो, आपका जो अचीवमेंट है वहाँ पे आप 3-4 चीज़ें डाल दो, आपका जो लीडरशिप वाला पार्ट है वहाँ पे आप 2-3 चीज़ें डाल दो। मतलब आपके डैफ की जो एंट्री रहेगी ना पूरी भरी भरी रहेगी। लेट मी शो यू सम एग्जांपल। जैसे आप इस डैफ को कह सकते हो कि ये एक अग्रेसिव डैफ है, बट वहीं पे आप इस डैफ को कह सकते हो कि ये एक डिफेंसिव डैफ है। देखो आपका डैफ चाहे अग्रेसिव हो या फिर आपका डैफ डिफेंसिव हो, दोनों परफेक्ट है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप डैफ में भरोगे यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी कीवर्ड। यहाँ पे आपने अगर नीरजा मल्होत्रा मेमोरियल स्कॉलरशिप के बारे में लिखा है तो इनके बारे में आपको देखना होगा कि ये कौन है, कैसी स्कॉलरशिप है ये। उसी तरह यहाँ पे जब आपने बास्केटबॉल डाला है तो बास्केटबॉल के बारे में आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ पता होना चाहिए। सिर्फ बास्केटबॉल के बारे में ही नहीं, उससे रिलेटेड और भी कोई गेम होता है ना, चाहे हम फुटबॉल की बात करें, चाहे हम वॉलीबॉल की बात करें, कंपैरिजन करने के लिए पूछा जा सकता है कि मान लो जो बास्केटबॉल का बॉल है उसके बॉल में और फुटबॉल के बॉल में क्या डिफरेंस है, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के बॉल में क्या डिफरेंस है। तो आपको अपना गेम पता होना चाहिए, बट उसके अलावा और भी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए जब हम अग्रेसिव डैफ की बात करते हैं ना तो वहाँ की जो प्रिपरेशन रहती है बहुत ही इंटेंस हो जाती है, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप ऑन पेपर हो वही इन पर्सन भी हो। ऐसा ना हो कि आपके डैफ में बहुत कुछ लिखा हो, आपने सब कुछ भर दिया हो, लेकिन जब बोर्ड मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछें आपके डैफ से रिलेटेड तो बिल्कुल आप नील बटा सन्नाटा हो जाओ। और ये बहुत ही गलत इंप्रेशन देता है, बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज़ें आप भरते हो ना आप खुद भरते हो, अपने मन से भरते हो। सो यहाँ पे गलत भरना, यहाँ पे डिसऑनेस्ट रहना बहुत ही बुरा बैकफायर करता है ना। यहाँ पे डाउट ये भी आता है कि हम डैफ में भरे क्या, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई हॉबी नहीं होती या फिर हमारे पास कोई मेडल नहीं होता, तो क्या हम अपने मन से कुछ बना के भर दें या फिर हम कोई ऐसी रैंडम हॉबी भर दें। इनफैक्ट हमारी हॉबी भी होती है, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट भी जो लोग खेलते हैं ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में बहुत डीप जाके चीज़ों को वो देखते हैं। वो हो सकता है कैजुअल क्रिकेट खेलते हो बट उतना क्रिकेट की हिस्ट्री उनको नहीं पता होती है, उतना क्रिकेट के बारे में उनको नहीं पता होता, सिर्फ वो खेलते हैं। लेकिन जब आप कोई गेम खेल रहे हो और वो आपकी जेन्यून हॉबी है तो पहली बात तो ये है कि आपको उसके बारे में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो तो पता होंगी, लेकिन जो हिस्ट्री है वो तो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सो डैफ एक ऐसी चीज़ है, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज हॉबी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ता है। इसको हम अभी आगे थोड़ा और देखेंगे। जैसा मैंने आपको डैफ में दिखाया था कि ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे तो सबके पास कंटेंट रहता है, बट जो चेंज आता है वो यहाँ पे आता है, अवार्ड, हॉबीज़, अचीवमेंट। और इसीलिए मैंने स्टार्ट में बोला था ना कि ये बात अच्छी हुई कि यूपीएससी ने पहले ही मांग लिया, 1 साल पहले ही आपको अपना हॉबी अचीवमेंट फिल करने के लिए मांग लिया है, सो दैट आप अभी थोड़ा सोच लोगे, समझ लोगे क्या लिखना है, ताकि आपको पूरा 1 साल मिल जाएगा, उस पर आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहोगे। फॉर एग्जांपल मान लो आप कुकिंग एज अ हॉबी लिख देते हो तो आपके पास पूरा 1 साल रहेगा, थोड़ा बहुत सीख सकते हो, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ सकते हो, थोड़ा जान सकते हो, ताकि आप उसको पूरे 1 साल तक प्रिपेयर करते रहो, सो दैट जब आपका इंटरव्यू आए तो उस टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर ना रहे कि मैं क्या लिखूं और क्या पढूं ना। अवार्ड हॉबीज़ को भरने से पहले, लिखने से पहले आप ये समझो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज आपका हॉबी, आपका अवार्ड ये बताता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो और आपका जो अब तक का लाइफ रहा है वो कैसे रहा है। आप डायनेमिक पर्सन रहे हो या फिर आप स्टैग्नेंट बन रहे हो, आप अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड किए हो, अपने आप को आप किस डायरेक्शन में बढ़ाए हो ना। हॉबीज़ अवार्ड में ना किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा
क्योंकि इससे ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे किस हॉबी को चूज़ करना है और क्या नहीं रखना है। देखो, सबसे पहले किसी भी हॉबी से रिलेटेड बोर्ड आपसे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनके थ्रू बोर्ड ये चेक करता है कि ये आपका हॉबी है भी कि नहीं है, या फिर आपने फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू सिर्फ ये हॉबी लिख दिया है, या फिर आपको कोई अचीवमेंट मिला है, कोई अवार्ड मिला है, तो आपने इसको रियल में अचीव किया है, रियल में पाया है कि नहीं पाया है। उसके लिए बोर्ड आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछेगा कि क्या क्राइटेरिया रहा है, किसने अवार्ड दिया है, ये इस अवार्ड के पीछे की हिस्ट्री क्या रही है। या फिर हम हॉबीज़ की बात करें तो ये हॉबीज़ आपने कैसे डेवलप की, सिर्फ यही हॉबी आपने कैसे डेवलप की, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टाइम कैसे मिल जाता है, लास्ट बार आपने ये हॉबी कब परस्यू की थी। मल्टीपल क्वेश्चन इसी के आसपास रहेगा, जिसके थ्रू बोर्ड मेंबर ये चेक करते हैं कि रियल में आप ये चीज़ करते हो कि नहीं करते हो। देन इसके बाद बोर्ड मेंबर्स जो रहते हैं वो ब्रॉड क्वेश्चन पूछते हैं आपके हॉबी से रिलेटेड या फिर आपके अचीवमेंट से रिलेटेड। कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कुछ पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो गए, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हो गए। सो इन क्वेश्चन के थ्रू ना बोर्ड आपको पर्टिकुलरली चेक कर लेता है कि वेदर यू आर परसुइंग दिस हॉबी, वेदर यू हैव अचीव दिस मेडल, और आपका ये अचीवमेंट है कि नहीं है। सो कभी भी ना एक बार ध्यान रखना, ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, कभी भी आपको कुछ भी डेफ में अपने लाई नहीं बोलना है, कुछ भी झूठ नहीं लिखना है, बिल्कुल डिसऑनेस्ट नहीं होना है। बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और ख़ासकर जब मैं 1 to 1 ले रहा था तो ये एग्जांपल मैंने बहुत लोग को दिया था। देखो, यूपीएससी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो टोटल 5 बोर्ड मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन प्लस 4 मेंबर्स, और हर मेंबर का जो एक्सपीरियंस होता है 30 से 35 साल का होता है। डेट मीन्स इंटू 5 कर दो, 150 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस जो रहता है, आपके सामने बैठा होता है, आपका इंटरव्यू लेता है, तो दे विल सी यू थ्रू, आपके वो आर पार देख सकेंगे। आप एक वर्ड भी झूठ बोलोगे, आपने कुछ गलत लिखा होगा तो वो तुरंत पकड़ लेंगे, एंड वहाँ पे ना कंप्लीट ब्लंडर हो जाएगा। तो जो भी आप अपने डेफ में लिखना, मेक श्योर करना कि आप ऑनेस्ट रहना। और देखो, आई नो कि हॉबी को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहता है, खासकर जो 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं पाता कि आप कोई हॉबी परस्यू करो। मान लो आप क्रिकेट खेलते रहोगे, या फिर आपने बैडमिंटन खेला होगा, आप बास्केटबॉल खेलते हो, आपकी रीडिंग हॉबी है, तो अपने कोर्स की बुक, यूपीएससी की बुक पढ़ने से फुर्सत मिलती नहीं, तो आप एक्स्ट्रा बुक कहाँ से पढ़ोगे। इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, और ये चीज़ बोर्ड मेंबर भी समझते हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है, उनको सब कुछ पता है कि 2-3 साल में अगर बच्चा तैयारी कर रहा है, 4-5 साल से प्रिपेयर कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा हॉबी कहाँ से परस्यू करेगा, या फिर जो उसकी हॉबी भी है, जो उसने करंट हॉबी लिखी भी है, उसको रेगुलर बेसिस पे कहाँ से परस्यू करेगा। डेट इज़ वाई कई बार वो एक क्वेश्चन ही पूछते हैं कि आपने लास्ट बुक कब पढ़ी, आपने लास्ट बुक कहाँ से पढ़ी। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी क्रिकेट एज अ हॉबी है, आपकी बैडमिंटन एज अ हॉबी है, तो ये जानते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। खासकर आप दिल्ली में रह रहे हो तो हो सकता है कि आपको ग्राउंड भी ना मिले कि आप जाके क्रिकेट खेल पाओ, तो दे विल अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपने क्रिकेट लिखा है तो डेट मीन्स आपने अपने लाइफ में क्रिकेट कभी ना कभी खेला है। अब कभी ना कभी खेलने का मतलब ये नहीं कि आप 7th-8th क्लास में कभी 1-2 बार क्रिकेट खेले हो और बचपन में जो खेलना पसंद है आप उसको एज अ हॉबी लिख दोगे। वो आप एज अ हॉबी नहीं लिख सकते हो। अगर आप एज अ हॉबी लिख भी रहे हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि इस 1 साल में कम से कम उसको डिसेंटली तरीके से प्रिपेयर कर लो। और इसलिए मैंने स्टार्ट में ये बात बोली कि यूपीएससी पहले हॉबी मांग के बहुत अच्छा काम कर रहा है, सो दैट कम से कम आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि मुझे ये हॉबी प्रिपेयर करनी है, और 1 साल तक आप कुछ ना कुछ उसके ऊपर करते रहो। नाउ हम कुछ हॉबीज़ देखते हैं, उसकी बेसिस पे आपको कुछ आइडिया रहेगा कि आप क्या लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो। एक चीज़ यहाँ देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग इसको मिस आउट कर देते हैं। यहाँ देखो ना, हर जगह एक्सेट्रा ईटीसी लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ईटीसी लिखा है। अब देखो यहाँ जैसे स्पोर्ट्स एनसीसी है, मान लो आपने एनएसएस में भी कुछ किया है ना, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ लिखनी है। इस एक्सेट्रा का आप अपने बेनिफिट के लिए, अपने डेफ को डाइवर्सिफाई करने के लिए यूज़ करो। मान लो आपने एनसीसी में कुछ नहीं किया है, आपने स्पोर्ट्स में कुछ नहीं किया है, तो आपने मान लो एनएसएस में कुछ किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ देखो, पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज, आपने अपने कॉलेज में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। आपने कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। कॉलेज में आपके मल्टीपल टीम होती है, मल्टीपल आपके हाउस होते हैं, आप किसी में हेड रहे हो, किसी में कैप्टन रहे हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसा मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था, मान लो आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट को आप एज अ हॉबी भी लिख सकते हो, और क्रिकेट की टीम की मान लो आप अपने कॉलेज में कैप्टन थे तो आप उसको यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हो। सो इस तरीके से आप एक ही कीवर्ड को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, इन्होंने एयरफोर्स क्विज कॉम्पिटिशन जीता था, इस तरीके से आप कोई कंपटीशन जीते हो तो आप उस चीज़ को भी आराम से लिख सकते हो। कोई ओलंपियाड जीते हो,
कॉलेज के टाइम पे कई बार हम लोग फ़ंड इकट्ठा करते थे हेल्पेज इंडिया के लिए। तो ऐसा कुछ भी आपने किया है ना तो आप लिख सकते हो। देखो एक चीज़ और है, नॉर्मली आपको सर्टिफिकेट नहीं प्रेजेंट करना होता है। सर्टिफिकेट अपलोड करना जो होता है वो ऑप्शनल होता है। ऐसा नहीं कि मान लो आपने मैथ ओलंपियाड लिखा है कि आपने मैथ ओलंपियाड में कुछ जीता है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हो। आप लिख सकते हो आराम से, बट आपने जीता होगा तभी लिखना, नहीं तो उसके बेसिस पे वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपने कब जीता था, कहाँ जीता था, कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, किसने ऑर्गेनाइज किया था। सो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनका आप आंसर तभी कर पाओगे जब आप उस चीज़ को क्लियर रहोगे। और मैं यहाँ आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट कई बार क्वेश्चंस ऐसा भी होता है कि रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया और आप उसका आंसर नहीं दे पाते हो, देन दे विल नो कि आपने सिर्फ ऐसे ही लिखा है, या फिर आपको वो सर्टिफिकेट मिला भी है तो सिर्फ पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है, आपने बहुत ज़्यादा कुछ उसमें किया नहीं है। सो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होंगी तो आपको उसको प्रिपेयर भी करना होगा। एक चीज़ और है कि मान लो आप क्रिकेट खेलते हो और क्रिकेट आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली या फिर आई वुड से कि एंथुजियास्टिक तरीके से नहीं खेलते हो, सिर्फ कैजुअली खेलते हो, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो अपने हॉबीज़ में कैजुअल प्लेइंग ऑफ क्रिकेट। कैजुअल वर्ड आप ऐड कर देना सो दैट बोर्ड मेंबर को ये पता चल जाए कि आप कैजुअल प्लेइंग करते हो। उसी तरह मान लो आप पॉडकास्ट देखते हो तो यहाँ अपने हॉबीज़ में आप लिख सकते हो वॉचिंग पॉडकास्ट, आराम से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से कि आप इसको थोड़ा स्पेसिफिक रखना। फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट आप किसी पर्टिकुलर जॉनरा का देखते हो तो आप वो लिख दो। उसी तरह मान लो आपको कोई बुक पसंद है तो कोई पर्टिकुलर जॉनरा का बुक पढ़ते हो, किसी पर्टिकुलर टाइप का बुक पढ़ते हो, फिक्शन, नॉन फिक्शन, माइथोलॉजिकल बुक, तो आप लिख सकते हो। इससे क्या होता है ना कि आपका जो एरिया ऑफ प्रिपरेशन रहता है थोड़ा नैरो डाउन हो जाता है। रीडिंग बुक इज़ अ वेरी ब्रॉड हॉबी। कौन सी बुक पढ़ते हो, ये बहुत ही ब्रॉड हॉबी रहेगा, सो दैट यहाँ पे क्वेश्चन ना कहीं से भी आ सकता है। और इसीलिए आपको अपने डेफ को थोड़ा सा नैरो डाउन करना होता है ताकि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीज़ों को प्रिपेयर कर पाओ। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने हॉबीज़ को थोड़ा स्पेसिफिक रखो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुकिंग लिखा गया है, तो मान लो आप कोई पर्टिकुलर टाइप की डिश बनाते हो, आप इटालियन बनाते हो, आप कोई पर्टिकुलर टाइप की कुजीन बनाते हो, तो आप डायरेक्टली वो लिखो रादर देन ये लिखना कि सिर्फ मैं कुकिंग करता हूँ, क्योंकि कुकिंग से ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मान लो आप हॉस्टल में रह रहे हो, मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो और आप दाल चावल बना रहे हो, आप नॉर्मल खाना बना रहे हो, तो वो हॉबी में नहीं आएगा, वो एक मजबूरी होती है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड मजबूरी। हॉबी मतलब ये है कि आप कोई पर्टिकुलर टाइप का खाना बना रहे हो, वो आपसे पूछेंगे कि आप सबसे बेस्ट डिश कौन सा बनाते हो, तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। देखो कुछ कॉमन हॉबीज़ है, जैसे रीडिंग हो गई, रीडिंग बुक, इसके बाद कुकिंग हो गया, इसके बाद लिसनिंग टू म्यूज़िक हो गया, इसके बाद पॉडकास्ट हो गया, इसके बाद क्रिकेट हो गया, इसके बाद ट्रैवलिंग हो गया। ये सारी हॉबीज़ ऐसी है ना जो आप आराम से लिख सकते हो और इस पर आप काम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ट्रैवलिंग लिखे हो तो आपको पूरा दुनिया घूमना है, पूरा इंडिया घूमना है। आप 10-5 जगह घूम के भी ट्रैवलिंग लिख सकते हो। बस आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप ट्रैवलिंग हॉबी लिखे हो तो उसको पूरी तरीके से आप प्रिपेयर करो। जैसे मान लो कि ट्रैवलिंग एक हॉबी है, तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि लास्ट बार आप घूमने कहाँ गए थे। आप जब घूमने जाते हो तो अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हो, कि ट्रैवलिंग आपकी हॉबी क्यों बनी और आप नए प्लेसेस जाना पसंद करते हो या फिर जो फेमिलियर प्लेसेस है वहाँ जाना पसंद करते हो। आप किसी नए प्लेस जाते हो, किसी अनजान प्लेस जाते हो तो क्या प्रिकॉशन लेते हो। आप फैमिली के साथ घूमते हो तो क्या प्रिकॉशन लेते हो। आपका जो लास्ट ट्रिप था आपने उससे क्या सीखा। अगर आपको 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव निकालना हो तो आप क्या निकाल सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हो गए जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं। इससे वो ये चेक करते हैं कि आपकी ये रियल हॉबी है या नहीं है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आई वुड से कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल हिच हाइकिंग क्या होता है, बैक पैकिंग क्या होता है, हिच हाइकिंग इंडिया में वीमेन के लिए सेफ़ है कि नहीं है, इंडिया में टूरिज़्म का क्या स्कोप है, लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा टूर किस स्टेट में आए थे, आपके स्टेट में टूरिज़्म का क्या स्कोप है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो गए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गए। इसके बाद आपकी हॉबीज़ को अलग अलग डोमेन से रिलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी हॉबीज़ को गवर्नेंस से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपकी हॉबीज़ से सिचुएशनल क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि मान लो आप किसी जगह घूमने गए और वहाँ पे आपके पैसे खर्च हो गए या फिर वहाँ पे आपका नेटवर्क चला गया, वहाँ पे आपका जीपीएस नेटवर्क नहीं है, तो आप किस तरीके से वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे, किस तरीके से आप लोकल की हेल्प लोगे। आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो किस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे। सो मल्टीपल डायमेंशंस ऐसे हो गए जो आपकी हॉबीज़ से निकल के आते हैं एंड वो आपको प्रिपेयर करना होता है। इसीलिए आई वुड से कि आप जो भी हॉबी डालो एटलीस्ट थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल आप उसमें प्रो हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत भी आप करते हो तो उसको आप एज अ हॉबी लिख सकते हो। अल्टीमेटली आपको प्रिपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी हॉबीज़ होती है इंटरनेशनल अफेयर को फॉलो करना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो रीडिंग ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, तो आप इस चीज़ को भी एज अ हॉबी लिख सकते हो आराम से। खासकर जिनका PSIR ऑप्शनल है
वो आराम से इस हॉबी को लिख सकते हैं। तो बहुत चीज़ ऐसी है, आप सोचोगे ना तो आपको मल्टीपल चीज़ मिल जाएगा जो आप करते हो, क्योंकि देखो हॉबी सबकी होती है। फॉर एग्जांपल मान लो आप वेब सीरीज़ देखते हो तो वो भी आपकी एक हॉबी है, आप आराम से लिख सकते हो वॉचिंग वेब सीरीज़। इनफैक्ट जब आप लिखो वॉचिंग वेब सीरीज़ तो आई वुड से कि थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ कि किस टाइप की आपको वेब सीरीज़ पसंद है। थ्रिलर पसंद है, सोशली रेलेवेंट मूवीज़ पसंद है, आपको साइकोलॉजिकल मूवीज़ पसंद है। तो जिस टाइप की आपको मूवीज़ पसंद है, जिस टाइप की आपको वेब सीरीज़ पसंद है, स्पेसिफिक लिखो, सो दैट जब आप प्रिपेयर करो ना तो आपके पास एक डायरेक्शन हो कि मुझे कहाँ जाना है। इनफैक्ट बहुत लोग को लाइट कॉमेडी देखना पसंद है, सिटकॉम देखना पसंद है, तो आप लिख सकते हो। बहुत लोग को स्टैंड अप कॉमेडी देखना पसंद है, तो आप लिख सकते हो एज अ हॉबी। कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ यही हॉबी लिखनी है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि मैं वॉचिंग मूवी एज अ हॉबी लिख दूंगा तो गलत इंप्रेशन जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप वॉचिंग मूवीज़, वॉचिंग वेब सीरीज़ लिख दोगे तो कुछ गलत इंप्रेशन जाएगा। बोर्ड ये सोचेगा कि पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं है। आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो, पढ़ाई किए हो, एग्ज़ाम क्लियर किए हो, इसलिए आप इंटरव्यू देने पहुँचे हो। तो ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि कुछ हॉबीज़ ऐसी होती है जिसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और कुछ हॉबीज़ ऐसी होती है जिसका इंप्रेशन गलत पड़ता है। बस क्या होता है ना कि कुछ हॉबीज़ ऐसी होती है जिनका कीवर्ड बहुत यूनिक होता है। बोर्ड को हो सकता है कि हर दूसरे डेफ में बैडमिंटन देखने को मिले, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वहाँ से बोर्ड क्वेश्चन ना पूछे। बट मान लो आपकी हॉबी कुछ ऐसी है जहाँ पे आपका कीवर्ड थोड़ा यूनिक है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि बोर्ड वहाँ से क्वेश्चन उठाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो प्लेइंग यूकेलेले, तो ये जो कीवर्ड है ना थोड़ा यूनिक है, बोर्ड को हर दूसरे डेफ में ये कीवर्ड नहीं मिलेगा। देन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन उठाए। और हॉबीज़ मेडल आप इसीलिए भरते हो ताकि बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन उठाए एंड जो चीज़ आप प्रिपेयर करके गए हो उसको आप सामने रख पाओ। अगर बोर्ड आपके डेफ से क्वेश्चन पूछता है देन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जो इंटरव्यू है वो आपकी कमांड में रहे। आप मल्टीपल एरियाज़ को टच किए रहते हो तो अपने आप कन्वर्सेशन को थोड़ा इंसाइटफुल बना सकते हो। अदरवाइज बोर्ड आपके डेफ से बाहर से क्वेश्चन पूछेगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा, देन इट माइट पॉसिबल कि हो सकता है आपने वो न्यूज़ ना सुना हो। इट माइट पॉसिबल कि जो बोर्ड पूछ रहा है वो आपको ना आता हो। इसीलिए जब तक इंटरव्यू आपके डेफ से रिलेटेड रहता है तब तक आपके पास चांस रहता है कि आप अपने कन्वर्सेशन को बहुत इंसाइटफुल बना सकते हो। बट इसके साथ आपको एक बात और ध्यान देनी होगी, जो मैंने पहले कहा था कि ये सारी चीज़ें आप खुद भरते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बोर्ड पूछता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत ही गलत इंप्रेशन डालता है एंड दिस विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन कि जो आप प्रिपेयर करके गए हो वहाँ से भी आप क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो। सो आई होप कि बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हॉबीज़ में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ना देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हॉबीज़ में नहीं लिखना है। फॉर एग्जांपल आप ये हॉबी मत लिखना है कि स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड। ये एक आई वुड से कि अच्छी हॉबी नहीं देखी जाती है। बोर्ड मेंबर आपसे पूछेंगे कि आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो, आप बोलोगे मैं 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा हूँ। तो आपकी फैमिली कहीं और है, आप कहीं और हो, तो ये आपकी हॉबी कैसे हुई? आपने 4 साल से अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात नहीं किया है, आप घर जाते हो साल में 2 बार 3 बार, तो ये आपका हॉबी नहीं रहेगा। तो दिस विल नॉट लुक गुड और इट विल लुक लाइक कि आपने सिर्फ कुछ ऐसी हॉबी बना दी है। तो इतनी जेनरिक हॉबी भी नहीं लिखनी है कि वहाँ से कोई क्वेश्चन भी ना पूछा जाए एंड इंप्रेशन भी ख़राब जाए। ऑल्सो देखो काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि कितनी हॉबी लिखी जाए, 2 3 4। आई वुड से कि मैक्स टू मैक्स आप 3 हॉबी लिखो, 3 से ज़्यादा मत लिखना। बहुत लोग 4 भी लिखते हैं, अगर आपकी जेन्यून हॉबी है 4 तो आप लिख सकते हो, बट आई वुड से कि बेस्ट 3 हॉबी आप लिखो। इससे 2 फ़ायदा होता है। पहली चीज़ तो ये आपके पास कंटेंट थोड़ा कम रहता है प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज ट्रस्ट मी डेफ को प्रिपेयर करना ही बहुत ही ह्यूमंगस टास्क रहता है। जब आप मेंस क्लियर कर लोगे आपको डेफ प्रिपेयर करना होगा एंड बाई चांस आपका इंटरव्यू स्टार्ट में पड़ जाएगा ना तो बहुत मुश्किल होगा डेफ प्रिपेयर करना। इसीलिए मैक्स टू मैक्स आई वुड से कि बेस्ट 3 हॉबी लिखो। पहली चीज़ तो ये है कि डेफ प्रिपेयर करने में ईजी रहता है, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप मल्टीपल हॉबी लिखते हो तब बोर्ड मेंबर्स को ऐसा परसेप्शन जाता है कि ये बहुत जगह फैला हुआ है, इसने ये भी किया ये भी किया। अगर आपकी 4 हॉबी है डेट मीन्स कि आपकी कोई भी हॉबी सीरियस नहीं है, तो ये भी एक परसेप्शन जाता है। डेट इज़ वाई आई वुड से कि प्रिपरेशन वाइज इट्स बेटर कि आप मैक्स टू मैक्स 3 हॉबी लिखो, नहीं तो 2 से 3 हॉबी लिखना एंड दिस इज़ गुड नंबर। ना जैसे यहाँ हमने देखा कि मान लो प्राइज़ मेडल स्कॉलरशिप, यहाँ पे ज़रूरी है नहीं कि आपको कोई प्राइज़ मिला रहे, आपको कोई मेडल मिला रहे। मान लो आपने अपने कॉलेज में कोई ऐसे पेपर प्रेजेंट किया है तो उसको आप लिख सकते हो। आपने अपने कॉलेज में कोई डिबेट कंपटीशन जीता है, कोई डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया है तो आप उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको प्रॉपर मेडल मिला है, आपको प्रॉपर प्राइज़ मिला है तभी आप लिख सकते हो। आप आराम से मल्टीपल एरिया को हंट करो, बहुत चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज, मान लो आपने कहीं वॉलंटियर किया है, आपने कहीं कुछ पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो।
एंड एक्सट्रीम सिचुएशन मान लो कॉलेज का लिखने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप स्कूल का भी लिख सकते हो। बहुत लोग कहते हैं स्कूल का नहीं लिखना, बट देखो यहाँ पे स्कूल लिखा है ना, तो आप स्कूल की यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं, स्कूल में आप हेड बॉय थे, स्कूल में आप हेड गर्ल थे, स्कूल में भी आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। सो आई होप कि काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, किस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कौन सा हॉबी चूज़ करना है। वही हॉबी चूज़ करना है जिस पे आप काम कर पाओ एक साल, जिसको आप थोड़ा प्रिपेयर कर पाओ। इट वेरी मच पॉसिबल कि आपके पास कोई हॉबी ना हो तो आप तब भी लिख सकते हो, बट वही हॉबी लिखना जिसको आप एक साल तक प्रिपेयर कर पाओ, एक साल तक आप उसमें कुछ कर पाओ। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट मान लो बैडमिंटन में नहीं है, आपका इंटरेस्ट मान लो फुटबॉल में नहीं है, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप एक साल तक नहीं देख पाओगे और इंटरेस्ट जगा भी नहीं पाओगे। क्रिकेट मान लो आप खेलते हो, बचपन में खेलते थे, अभी खेलना छोड़ दिए हो, तो लिख दो आप क्रिकेट, यहाँ पे गेम में लिख दो क्रिकेट, और एक साल तक थोड़ा थोड़ा देखते रहना। सिर्फ जैसा मैंने बोला है कि ये आपको नहीं देखना है क्रिकेट में क्या हो रहा है, सिर्फ आपको ये नहीं देखना है क्रिकेट के बेसिक रूल्स क्या हैं, क्रिकेट एज अ ओवरऑल देखना है। आईपीएल की सिचुएशन क्या है, विमेन क्रिकेट टीम की सिचुएशन क्या है, टेस्ट क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्रिकेट में अभी क्या हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन क्रिकेट को लेकर कैसा है, क्रिकेट को एज अ सॉफ्ट डिप्लोमेसी कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हर चीज़ देखना है। इसी तरीके से आपको अपनी कोई भी हॉबी प्रिपेयर करनी है, राइट। सो आई होप हॉबीज़ को लेके, सर्विस प्रेफरेंस को लेके आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड या तो मैं या तो कोई और आपको हेल्प कर देगा। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 1-2 दिन का टाइम लेके जल्दी से फॉर्म भर दो। खासकर जो दिल्ली वाले लोग हैं जिनको दिल्ली एज अ सेंटर चाहिए तो वो भर दें, बिकॉज एक हफ्ते के अंदर ना दिल्ली का सेंटर ख़त्म हो जाता है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो आने वाला 110-120 दिन है उसमें आपको क्या करना है, कैसे आप अपना नेक्स्ट 100 दिन का टाइम टेबल प्रिपेयर करो।